हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटे, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र में आपका जो सेकंड बुक है, जिसे हम बोलते हैं भाई समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम करेंगे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि आप ये मानकर चलें कि ये अर्थशास्त्र का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अर्थशास्त्र का सेकंड पार्ट, और ये इसका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम लोग समझने वाले हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन है, वो हमें समझनी है। हमें समझना है कि ये समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आपको हमारी सारी क्लास लेनी है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड चार्जेस नहीं है, हमारे लाइव क्लास ग्रुप से जुड़ना है, हमारी फ्री एप्लीकेशन लेनी है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको आपके ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और साथ में आपको नोट्स भी साथ साथ क्लास के दे दिए जाएंगे। तो आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का, जिसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहली डेफिनेशन यही बनी, पहली चीज यही बना, पहला टॉपिक यही बना कि भाई ये समष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, हम कहते हैं भाई इसकी दो ब्रांच है। एक ब्रांच को हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक ब्रांच को हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। एक अर्थशास्त्र की ब्रांच है जिसे क्या बोलते हैं, व्यष्टि यानी कि माइक्रो, और दूसरी क्या होती है, समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेशन से पहले चलो हम दोनों के बीच अंतर भी समझ लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखो मेरे बच्चे, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हमने पढ़ा था, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक इकाई का या इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। एक एक इकाई की स्टडी। तो सर एक एक इकाई से मतलब क्या है? जैसे बेटा हम क्या करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, हम गेहूं का अध्ययन करेंगे। गेहूं एक इकाई होगी बेटा, कि गेहूं की मांग कितनी है, गेहूं का प्राइस कितना है, गेहूं की सप्लाई कितनी है ना, हमने गेहूं का अध्ययन कर लिया। चावल की मांग कितनी है, चावल की कितनी है, सप्लाई कितनी है, वो चावल का अध्ययन हो गया। उसी तरह से दालों की मांग कितनी है, दालों की सप्लाई कितनी है, उसका अध्ययन हमने कर लिया। टीवी की मांग कितनी है, टीवी की सप्लाई कितनी है, कितना प्राइस होना चाहिए, हमने उसका अध्ययन कर लिया। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक एक इकाई का इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी होती है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में गेहूं की मांग कितनी है, चावल की मांग कितनी है, आटे की मांग कितनी है, टीवी की मांग कितनी है। यहाँ हम देखते हैं हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की कुल मांग कितनी है। सब चीजों को एक साथ जोड़ दो, अब उनकी कुल मांग कितनी है, या सब चीजों को एक साथ जोड़ दो, इन कुल सप्लाई कितनी है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या मानती है, अलग अलग इकाई को नहीं मानती। समष्टि अर्थशास्त्र कहती है पूरी अर्थव्यवस्था एक ही इकाई है, तो पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी मांग हुई है हम उसका अध्ययन करेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीजों की सप्लाई हुई है, पूर्ति हुई है, हम उसका अध्ययन करेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था में कितना रोजगार है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो कहने का मतलब, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है बेटा, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या करती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करती है। वो ये मानती है पूरी अर्थव्यवस्था केवल एक इकाई है और हमें इसी का अध्ययन करना है। हमें इसका अध्ययन करना है गेहूं चावल की मांग कितनी है, हमें अध्ययन करना है पूरी अर्थव्यवस्था की मांग कितनी है, पूरी अर्थव्यवस्था की सप्लाई कितनी है, पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार कितना है, पूरी अर्थव्यवस्था में पूरे राष्ट्र की आय कितनी है। पूरी राष्ट्र की बात करती बेटा, यहाँ पर एक एक इकाइयों की बात नहीं करती। अब मुख्य उपकरण, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र में इनके टूल्स होते हैं, टूल्स अंग्रेजी में बोलते हैं टूल्स, कि किस चीज का प्रयोग हम करते हैं इस अर्थव्यवस्था में। तो इसके मेन टूल्स माने जाते हैं बेटा मांग और पूर्ति। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो मेन टूल्स हैं, जो मेन उपकरण हैं, वो मांग और पूर्ति है। यानी कि यहां पर सब कुछ मांग और पूर्ति के अनुसार ही होता है। कीमत का निर्धारण करेंगे मांग पूर्ति के अनुसार, बाजार का संतुलन देखेंगे मांग पूर्ति के अनुसार। तो कुल मिलाकर व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उपकरण है
वो मुख्य उपकरण क्या है बेटा? मांग और पूर्ति। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका भी मुख्य उपकरण क्या है? मांग और पूर्ति। लेकिन यहां पर क्या शब्द यूज किया हमने? समग्र मांग, और दूसरा हमने क्या यूज किया? समग्र पूर्ति। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर समग्र मांग समग्र पूर्ति मुख्य उपकरण माने जाते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति मुख्य उपकरण माने जाते हैं। अब बात फिर से एक उभर कर आई सामने कि सर ये समग्र मांग समग्र पूर्ति क्या है? देखो, समग्र का मतलब है कुल मांग, पूरी अर्थव्यवस्था की कुल मांग, और समग्र पूर्ति का मतलब है कुल पूर्ति, पूरी अर्थव्यवस्था की कुल पूर्ति। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? कुल मांग और कुल पूर्ति का अध्ययन करते हैं बेटा, वही इसके उपकरण होते हैं। तो फिर से बताओ, व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण क्या है? मांग और पूर्ति। समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण क्या है? कुल मांग और कुल पूर्ति। आगे बढ़ते हैं। मुख्य समस्या, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है, यहाँ की मुख्य समस्या क्या होती है? मेन प्रॉब्लम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की मेन प्रॉब्लम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ते होंगे, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन प्रॉब्लम क्या हमारे पास क्रिएट होती है कि जो हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनकी एलोकेशन कैसे करें? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, सब समझा बेटा? हाँ, जो हमारी अर्थव्यवस्था में संसाधन है उनसे हम क्या उत्पादन करें, उनसे हम कैसे उत्पादन करें, मेन समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र की यही होती है, संसाधनों का आवंटन और दूसरा कीमत का निर्धारण। तो कोई हमसे पूछे कि बताओ व्यष्टि अर्थशास्त्र की मेन समस्या क्या है, तो दो ही है, संसाधन का आवंटन और कीमत का निर्धारण। मतलब संसाधनों का कैसे बंटवारा करें और क्या कीमत निर्धारित करें जिससे उपभोक्ता को भी दिक्कत ना हो और उत्पादक को भी दिक्कत ना हो। समझ गए? मुख्य समस्या क्या है बेटा इसकी? संसाधनों का आवंटन और कीमत का निर्धारण। मेरे साथ साथ बोलते चलो, संसाधनों का आवंटन और कीमत का निर्धारण। नेक्स्ट, जो समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है भैया? उसकी मेन प्रॉब्लम होती है आय तथा रोजगार, इनकम तथा एम्प्लॉयमेंट। क्या है इसकी मेन समस्या? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आय तथा रोजगार, कि कितनी इनकम है, कितना रोजगार है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे, आगे स्टार्ट होगा बेटा, तो पहला चैप्टर है, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे आय और रोजगार की समस्या। क्या देखेंगे? आय और रोजगार की समस्या। राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है, कितनी होनी चाहिए, मांग का आधिक्य क्या हो रहा है ना, सप्लाई का आधिक्य क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह, सब कुछ हम समझेंगे किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो रिपीट, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या देखते हैं? कीमत का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्या क्या है कि क्या कीमत निर्धारित करें और संसाधनों का आवंटन कैसे करें। जबकि इसकी समस्या क्या है? आय तथा रोजगार का निर्धारण। नेक्स्ट, अन्य नाम। देखो, जो इसकी समस्या है वही इसका नाम रख दिया गया। व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम रख दिया गया कीमत सिद्धांत। क्या नाम रखा गया भाई इसका? कीमत सिद्धांत। सर क्यों रखा? क्योंकि कीमत के ऊपर बात करता है कि क्या कीमत निर्धारित की जाए, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? कीमत सिद्धांत। जबकि जो आपके पास कौन सा है? समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें आय और रोजगार की बात चलती है कि कितनी आय और कितना रोजगार होना चाहिए, तो उसका नाम भी क्या रख दिया गया? आय तथा रोजगार का सिद्धांत। मेरे साथ साथ बताओ, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? कीमत सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? आय तथा रोजगार का सिद्धांत। आय तथा रोजगार का सिद्धांत। नेक्स्ट, दृष्टिकोण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म दृष्टिकोण माना जाता है। सूक्ष्म मतलब छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है बेटा? एक छोटी अर्थशास्त्र होता नहीं होता बेटा, इसमें एक एक इकाई का हम अध्ययन करते हैं, तो इसे सूक्ष्म दृष्टिकोण माना गया। छोटी एक एक इंडिविजुअल इकाई का हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था को एक मानकर अध्ययन करती है, इसलिए इसका दृष्टिकोण, इसका फोकस क्या होता है बेटा? इसका फोकस माना जाता है कि इसका फोकस है एक लार्ज स्केल पर, उसका फोकस है एक स्मॉल स्केल। नेक्स्ट, उदाहरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हम पढ़ते हैं बेटा, उन चैप्टर के नाम आप लिख सकते हो चाहो तो। व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक का संतुलन, बाजार संतुलन, बाजार मांग, बाजार पूर्ति, जितने भी चैप्टर है बेटा आपके पास, वो सब लिख कर आ जाना। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हो गए। समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण क्या होंगे भाई? कुल मांग, कुल पूर्ति,
आय तथा रोजगार का सिद्धांत। हमारी आय कितनी है, रोजगार कितना है ना। इसके चैप्टर में आपने सुनना भी होगा, कुल मांग कुल पूर्ति एक चैप्टर है, आय एक चैप्टर आएगा राष्ट्रीय आय, एक रोजगार का चैप्टर आएगा एम्प्लॉयमेंट। तो वही जो इसके चैप्टर है बेटा, वही क्या होते हैं बेटा, इसके सिद्धांत होते हैं। तो चलिएगा इसके उदाहरण होते हैं। तो चलिए बेटा, आप एक व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समझ गए हैं। इन अंतरों से कभी कभी क्या होता है बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इस अंतर से कोई भी एक नंबर का प्रश्न आ जाए, जैसे आ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के टूल्स कौन कौन से हैं, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। समष्टि अर्थशास्त्र के टूल्स कौन कौन से, आप उसका आंसर दे सकते हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, कीमत सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, आय तथा रोजगार सिद्धांत। ठीक है भाई। सूक्ष्म विचारधारा कौन सी होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की। विस्तृत विचारधारा किसकी होती है, समष्टि अर्थशास्त्र की। चाहे एक एक नंबर में आ जाए, या पूरा ये डिफरेंस आ जाए, या बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाए, अगर आपने बात को ध्यान से समझा है तो अब आप इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, वो हम अगली क्लास में लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है विषय वस्तु, क्योंकि ये प्रश्न 2 बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। चलिएगा अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।